Good morning, dear students in our channel रावत एजुकेशन हाउस। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस के बारे में और आपने अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। यानी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो ऐसे वाक्य जिनमें दो फाइनाइट वर्ब हों और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर न हो। यानी वाक्य में दो फाइनाइट वर्ब दी हों और दोनों वर्ब अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर न हो, तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को कोऑर्डिनेट क्लॉज की सहायता से बनाया जाता है और ऐसे क्लॉजेस को बनाने के लिए कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। उन्हें कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुमुलेटिव कंजक्शंस। कुमुलेटिव कंजक्शंस यानी ऐसे कंजक्शन जिनका प्रयोग करने से समेकित भाव व्यक्त करते हैं, तो उन्हें कुमुलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। यानी समेकित भाव या समान भाव व्यक्त करते हैं, तो उन्हें कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ऐसे कंजक्शन निम्नलिखित होते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एक्सेट्रा। जैसे राम वेंट इनटू अ फॉरेस्ट, ही किल्ड अ वुअर देयर। यानी राम जंगल में गया और उसने जंगल में एक जंगली सुअर को मारा। वुअर होता है जंगली सुअर। तो विद्यार्थियों, हम इनमें से कोई भी जो उपयुक्त कंजक्शन हो उस कंजक्शन का हम प्रयोग कर देंगे। जैसे राम वेंट इनटू अ फॉरेस्ट एंड किल्ड अ वुअर। राम जंगल में गया तथा एक जंगली सुअर को मार दिया। तो इसमें जो एंड है, एंड इसमें ऐसा सुइटेबल कंजक्शन दिया है इनमें से जो कि एक मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है, जिसका एक सुइटेबल अर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन अर्नड मनी, ही स्पेंट इट। अब रोहन ने धन कमाया, ही स्पेंट इट, और उसने इसको खर्च किया। तो इसमें से हमारा जो सुटेबल कंजक्शन होगा, मोहन बोथ, यानी इसने दोनों कार्य किए, अर्नड इसे कमाया, एंड स्पेंड मनी, और इस धन को खर्च कर दिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला टाइप पढ़ा था हमने कुमुलेटिव कंजक्शन। ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो समेकित भाव प्रकट करते हैं या समान भाव प्रकट करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं कि जिनका वाक्य को जोड़ करके एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा था क्युमुलेटिव कंजक्शंस, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, विकल्प का चुनाव करना। यानी ऐसे कंजक्शन होते हैं जिनमें हम दो में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे ऐसे कंजक्शन जिनके प्रयोग से दो स्थितियों में से एक स्थिति का चुनाव हो, तो उन्हें अल्टरनेटिव कंजक्शन कहा जाता है। इनमें प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन निम्नलिखित हैं, जैसे इधर और, नेदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। ये ऐसे कंजक्शन है कि अगर विकल्प चुनने वाला अगर कोई आता है, सेंटेंस दिया होता है, तो उसमें से हम जो उपयुक्त कंजक्शन होगा उसका हम प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। पहला है, यदि दिए गए दोनों वाक्य पॉजिटिव हों तो हम आइदर और का प्रयोग करते हैं, तथा नेगेटिव वाक्य दिए हों तो हम नेदर नॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम नेदर नॉर का प्रयोग करते हैं तो हम दोनों वाक्यों को पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि जो नेदर नॉर है
वो नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए हम वाक्यों में से हमको नॉट हटाना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर डज दिया है तो फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ती है, और डिड दिया है तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दिए गए दोनों वाक्यों में चेतावनी का भाव देने वाला वाक्य हो तो दोनों वाक्यों के मध्य और अदरवाइज, एल्स आदि कंजक्शंस का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज प्लेइंग म्यूजिक, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज आइदर प्लेइंग, आइदर यहाँ पे प्लेइंग लिखना पड़ेगा, आइदर प्लेइंग अ म्यूजिक और सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन डज नॉट रीड इंग्लिश, शी डज नॉट रीड साइंस। अभी वाक्य हमारा नेगेटिव है तो इसमें से हम इसमें नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हो जाएगा रोहन। अब यहाँ डज नॉट दिया है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, नोट को हटाना पड़ेगा, तो बाकी सिंपल हो जाएगा। तो डज भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रोहन रीड्स करना पड़ेगा, नेदर इंग्लिश नॉर साइंस। इस तरीके से वाक्य को हमें नेदर नॉर से जोड़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इसमें कंपाउंड सेंटेंस में एक तो क्युमुलेटिव कंजक्शन पढ़े, एक अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़े, तो हमें इसको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए नई चीज़ है, तो इसको जब हम बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो उसके तरीके से हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आई एडवाइज यू टू स्टडी इट रेगुलरली एंड डीपली। तो विद्यार्थियों, अभी हमने कंजक्शन के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा था क्युमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा पढ़ा था अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब इसी में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम तीसरा पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन वह कंजक्शन होता है जो दोनों के विपरीत भाव दर्शाता है। अल्टरनेटिव में तो वैकल्पिक भाव यानी विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। जो क्युमुलेटिव होता है समेकित भाव या समान भाव दर्शाता है, और एडवर्सेटिव में दोनों विपरीत भाव दर्शाता है। यानी एडवर्सेटिव कंजक्शन जिनका प्रयोग दो विपरीत भाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, अर्थात जब दोनों के वाक्यों के भाव अलग अलग होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो ऐसे वाक्यों को हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ते हैं। अब ये एडवर्सेटिव कंजक्शन जैसे बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ये जो शब्द होते हैं ये हमारा विपरीत भाव प्रकट करने वाले कंजक्शन होते हैं। जैसे यट होता है लेकिन, यट, बट होता है लेकिन, यट फिर भी, स्टिल फिर भी या अब भी, हाउएवर फिर भी, नेवरदलेस तो भी या फिर भी। यदि दो ऐसे वाक्य दिए हों जिनके भाव परस्पर एक दूसरे के विरोधी हों, तो ऐसी स्थिति के अनुसार दोनों वाक्यों को दिए गए कंजक्शन में से किसी भी कंजक्शन से हम जोड़ देंगे। यानी अगर दोनों वाक्य दिए हों तो उपयुक्त कंजक्शन इनमें से कौन सा है, उस कंजक्शन को हम उस कंजक्शन से दोनों वाक्यों में प्रयोग करके उनको जोड़ा जाएगा। जोड़ते समय कंजक्शन के अर्थ को ध्यान में रखा जाएगा। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि कंजक्शन का प्रयोग करके वाक्य का अर्थ फिट बैठ रहा है या सही बैठ रहा है या नहीं। अगर हमारे वाक्य का प्रयोग की गई कंजक्शन के हिसाब से अर्थ सही आ रहा है तो हम कंजक्शन सही जोड़ रहे हैं और वाक्यों को में कंजक्शन का प्रयोग ठीक से हो रहा है। तो हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, यानी वह गरीब है, ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है।
तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसमें से उपयुक्त जो कंजक्शन होगा ही इज पुअर, वह गरीब है, बट कंटेंटेड, लेकिन संतुष्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज रिच, राम धनवान है। ही इज अनहैप्पी, वह दुखी है, ना खुश है। तो दोनों में विपरीत भाव मतलब बता रहा है। तो राम इज रिच, राम धनवान है, फिर भी कैसा है, वो दुखी है। यट अनहैप्पी, इसमें यट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउएवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अर्थ के अनुसार लगभग ये सेम अर्थ देते हैं, तो उपयुक्त तो किसी भी कंजक्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी एडवर्सेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये कंजक्शन ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें एक में तो कॉज यानी कारण होता है और दूसरे में इसका परिणाम दिया जाता है। जब एक वाक्य में कारण हो और दूसरे में परिणाम हो तो ऐसे कंजक्शन होंगे जिनका हम प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। और ऐसे कंजक्शन होते हैं फॉर, सो, देयरफॉर। पहला पॉइंट है, यदि दो वाक्यों को फॉर से जोड़ा जाता है तो फॉर के बाद कारण और उससे पहले वाला परिणाम वाला वाक्य लिखा जाता है। यानी जब हम किसी वाक्य को फॉर से जोड़ेंगे तो पहले उसमें जो परिणाम वाला वाक्य होगा, पहले परिणाम वाला वाक्य लिखा जाता है, फॉर लगा के कारण वाला वाक्य लिखा जाता है। अभी हमें सेट करना पड़ेगा कौन सा कारण है कौन सा परिणाम है। तो पहले परिणाम वाला वाक्य, फॉर से पहले कॉमा लगा के फिर हम कारण वाला वाक्य लिखते हैं। यदि दो वाक्यों को जो सो या देयरफॉर से जोड़ा जाता है तो उसके बाद परिणाम वाला और उससे पहले कारण वाला वाक्य लिखा जाता है। जैसे यानी अगर हम वाक्य फॉर से जोड़ते हैं तो पहले जो आएगा, पहले परिणाम वाला वाक्य आता है और फॉर के बाद कारण वाला वाक्य आता है। और हम सो और देयरफॉर से जोड़ेंगे तो पहले कारण वाला वाक्य आता है और बाद में परिणाम वाला वाक्य आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ही इज इल, वो बीमार है, ही कैन नॉट अटेंड स्कूल, वह स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो पहला वाक्य क्या है, ही इज इल, यानी कारण क्या है, बीमार होने का कारण है। परिणाम उसका क्या है कि स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको अगर सो से जोड़ते हैं तो ही इज इल, तो हमारा कारण वाला वाक्य पहले आ जाएगा, इसलिए ही कैन नॉट अटेंड स्कूल, वो स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता है। इसी तरह अगर हम दूसरा वाक्य लें तो ही विल डाई वन डे, जैसे एक दिन वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है, नाशवान है। तो ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नाशवान है। इसका कारण क्या है, देयरफॉर, इसलिए ही विल डाई वन डे, वो एक दिन मर जाएगा। इस तरीके से हम इसका ध्यान रखेंगे। जब सो और देयरफॉर से जोड़ते हैं तो पहले कौन सा वाक्य आएगा और फॉर से जोड़ेंगे तो कौन सा वाक्य आएगा, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है। तो इस तरीके से हम इनको इलिएटिव कंजक्शन से जोड़ देंगे जो हमारे कारण और परिणाम को दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिससे कहते हैं मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य भी बोलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो फाइनाइट वर्ब दी होती हैं और दोनों एक दूसरे पर अर्थ के लिए निर्भर या आश्रित होती हैं, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। जैसा कि आपको फाइनाइट वर्ब पढ़ाते समय वर्ब में भी बता दिया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बनते हैं, जिन्हें बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं।
एक होता है एडवर्ब क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है नाउन क्लॉज। पहला हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है जिसके अंतर्गत वे सभी कंजक्शंस आते हैं जिनका प्रयोग समय बताने के लिए वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे अब ये कंजक्शन होते हैं जैसे एज सून एज, व्हेन, व्हेन एवर, whenever, until, before, after, till, etc. पहले पढ़ेंगे हम as soon as। as soon as का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही, यानी इसका प्रयोग ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनमें कार्य लगभग एक ही समय पर होते हैं। यानी जब कार्य लगभग एक समय पर क्रिया होती हैं तो हम as soon as से वाक्य को जोड़ते हैं। प्रथम कार्य से पहले as soon as का प्रयोग करते हैं, यानी प्रथम कार्य या पहले वाक्य में हो या दूसरे वाक्य में, पहला प्रथम कार्य जो होता है अर्थात पहले वाक्य से पहले मोस्टली हम as soon as का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हर्ड ऑफ माई सक्सेस, शी बिकेम हैप्पी एट वंस। तो शी हर्ड ऑफ माई सक्सेस, तो यहाँ पे जो पहला कार्य है वो सफलता के बारे में सुना जाना है। as soon as जैसे ही she heard of my success, उसने मेरी सफलता के बारे में सुना, she became happy at once, तो वह तुरंत ही खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। नेक्स्ट देखेंगे when, यानी इससे दो वाक्यों को जोड़ते समय दोनों वाक्यों में आने वाले टेंस का ध्यान रखा जाता है। मतलब विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी मतलब अभी वैन के बारे में आपको बताया, तो इसका पैटर्न है वैन का यूज करेंगे, पहला पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे जब दोनों कार्य एक ही समय पर हों, तो हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वैन से अगर हम वाक्य जोड़ते हैं, पहला पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस होगा जब दूसरा कार्य निरंतर हो, यानी एक कार्य जब जारी होगा तो उसको वैन से इस तरीके से जोड़ेंगे। तीसरा होगा हमारा पहला पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा जब दूसरा कार्य समाप्त हो गया हो। तो इन दिस कंडीशंस वी शैल जॉइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग व्हेन। जैसे रमन कॉल्ड मी, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। तो व्हेन रमन कॉल्ड मी, जब रमन ने मुझे पुकारा, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ माई फ्रेंड, ही वॉज वाटरिंग हिज फ्लावर्स। वाटरिंग इन हिज फ्लावर्स, तो जैसे व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड, जब मैंने अपने मित्र को देखा, ही वॉज वाटरिंग इन हिज फ्लावर्स, वो अपने पौधों में पानी दे रहा था। तो यहाँ पे हम इन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम वैन से वाक्य को जोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा वेन एवर, जब भी या जब कभी भी बोल सकते हैं। इसमें किसी कार्य की पुनरावृत्ति को दर्शाया जाता है। इसमें एक वाक्य में कुछ ऐसे शब्द दिए होंगे जैसे एवरी टाइम, एट एनी टाइम, ऑल द टाइम। जब ये शब्द दिए होंगे तभी हम वाक्य को व्हेनेवर से जोड़ेंगे, और व्हेनेवर से जोड़ते समय इन शब्दों को हम हटा देते हैं। जैसे द डॉक्टर कम्स एवरी टाइम ही इज सेंट फॉर, यानी डॉक्टर हर समय आ जाता है जब भी उसे बुलाया जाता है। द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर आता है, व्हेनेवर ही इज सेंट फॉर, जब भी उसे बुलाया जाता है। तो इस तरीके से अगर इनमें कोई भी वर्ड आता है तो हम उनको हटा देंगे और व्हेनेवर से जोड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो जोड़ने वाले जो शब्द हैं या कंजक्शंस हैं वो हैं आफ्टर और बिफोर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बता दिया जाए कि आफ्टर बिफोर आपने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है आपका। इन दोनों में से
ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें एक कार्य पहले तथा एक कार्य बाद में संपन्न होता है, समाप्त होता है। यानी जो पहला पॉइंट है, जब पहले समाप्त होने वाले कार्य को परफेक्ट टेंस में तथा बाद में जो संपन्न होता है उस कार्य को इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे बिफोर से अगर हम जोड़ेंगे तो पहले हमें इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे बिफोर के बाद, उसके बाद बिफोर लगाकर, यानी जब हम बिफोर से वाक्य को जोड़ेंगे तो बिफोर के तुरंत बाद जो वर्ड आएगा वो मतलब टेंस आएगा, वो इंडेफिनिट आएगा। उसके बाद में हम कॉमा लगा के परफेक्ट टेंस लिखेंगे। और जब आफ्टर से जोड़ा जाएगा तो आफ्टर के से पहले, आफ्टर के तुरंत बाद परफेक्ट टेंस आता है और उसके बाद में इंडेफिनिट टेंस आता है। तो विद्यार्थियों, जैसे ही है डाइट द डॉक्टर केम, तो जब हम बिफोर से का प्रयोग करते हैं तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है, पहले पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं यानी परफेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में इंडेफिनिट यूज करते हैं। अगर हम बिफोर को शुरुआत में अगर हम यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, कॉमा लगा के हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर देंगे। जैसे ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट है आई रीच्ड द स्कूल द प्यून हैड रंग द बेल। तो आई रीच्ड द स्कूल आफ्टर द प्यून हैड रंग द बेल। यानी जब हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे और आफ्टर के तुरंत बाद पास्ट परफेक्ट हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अनटिल, यानी जब तक नहीं, यानी जब तक भी बोल सकते हैं लेकिन इसका प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है तथा टेंस का निर्धारण निम्न तरीके से करते हैं। जैसे अनटिल प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे ही डज नॉट स्टडी हार्ड ही विल नॉट पास टिल देन। तो इसका करेंगे अनटिल का यूज करेंगे तो अनटिल ही स्टडीज हार्ड, यानी जो अनटिल नेगेटिव सेंस देता है तो नॉट हटेगा, नॉट हटेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी, यस लगानी पड़ेगी। ही अनटिल ही स्टडीज हार्ड ही विल नॉट पास। नेक्स्ट है माई वॉच डिड नॉट स्टार्ट एट 6 o'clock आई वुड नॉट लेट यू गो। यानी जब तक मेरी घड़ी में 6 नहीं बजे मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया, नहीं जाने दूंगा। तो अनटिल माई वॉच स्ट्राइक एट 6 o'clock, जब तक घड़ी में 6 नहीं बजे, आई वुड नॉट लेट यू गो, मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे अनटिल का प्रयोग किया तो इसमें से हमें नॉट हटाना पड़ेगा, इसके साथ डेट हटाना पड़ेगा, तो इसकी फिर हम सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। और जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उसको हम जो की जो लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अनटिल का जो पढ़ा है इसमें और भी जो टाइम स्विंग वर्ड है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे अन्य विद्यार्थियों तक ये पहुंच जाए। धन्यवाद।